और अब बात करते नेपाल की। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ तबाही, चीख पुकार और बेबसी का मंजर नजर आ रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है उन्हें देखकर दिल दहल जाए। जहां कल तक जिंदगी थी वहां आज सैलाब का कब्जा है। जहां घर थे वहां मलबा दिखाई दे रहा है। जहां अपनों की आवाजें गूंजती थी वहां अब मातम पसरा हुआ है। अचानक आई फ्लैश फ्लड ने नेपाल को ऐसा जख्म दिया जिसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों परिवार इस भीषण आपदा की मार झेल रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में नेपाल खुद को अकेला नहीं पा रहा है, क्योंकि जब पड़ोसी देश पर संकट आया तो भारत ने सिर्फ चिंता जाहिर करने या संवेदना जताने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना वक्त गंवाए मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया। नेपाल में तबाही का मंजर सामने आते ही भारत ने राहत और बचाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। महज 2 दिनों के भीतर भारतीय वायुसेना के विमानों से राहत सामग्री की 2 खेप नेपाल पहुंच गई है और इन राहत खेपों में दवाइयां हैं, जरूरी राशन है और वो सामान है जिसकी इस वक्त नेपाल को सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी एक तरफ नेपाल में सैलाब जिंदगी को बहाने पर तुला है तो दूसरी तरफ भारत राहत बनकर उनके साथ खड़ा है। ये मदद सिर्फ दवाइयों और राशन की खेप नहीं है, ये उस भरोसे का संदेश है जो मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भारत अपने पड़ोसी को अकेला नहीं छोड़ेगा। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ सीमा, नक्शे और कूटनीति तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्ते हैं। यही वजह है कि जब नेपाल पर प्राकृतिक आपदा का संकट मंडराता है तो भारत की मदद की कोशिशें महज औपचारिकताएं नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई मौकों पर यह संदेश दिया है कि पड़ोसी देश जब भी संकट में होगा, भारत उसकी मदद में अपनी क्षमता के मुताबिक हर संभव कदम उठाएगा। और नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे हुए जिलों में एनडीआरएफ की टीमें एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो देखिए, लगातार वहां पर राहत बचाव का कार्य जारी। ये त्रासदी की तमाम वो तस्वीरें जो खौफ से भर देती हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी कनेक्ट हो रहे हैं। पूजा यादव दिल्ली से जुड़ रही हैं, राजीव कमल पटना से, सागर शुक्ला पश्चिम चंपारण से, टेकनाथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नेपाल से कनेक्ट होंगे, प्रोफेसर दिलनाथ दंगाल वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से कनेक्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव कमल, आपके पास आते हुए, जिस तरह से हमने नेपाल में त्रासदी देखी उसके बाद बिहार के भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, अगर बात करें कि नेपाल में जिस तरीके से त्रासदी आई उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के प्रधानमंत्री से बातचीत की। बातचीत करने के बाद राहत सामग्री जैसे भेजा गया और उसके बाद बिहार में भी हाई अलर्ट किया गया। लगभग 8 जिलों पर हाई अलर्ट रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद आज सुबह पहुँचते हैं वाल्मीकि नगर बैराज ब्रिज पर, वहाँ बाकायदा मुआयना करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी करते हैं। वहाँ निर्देश दिया जाता है कि किसी भी तरीके की जो भी अगर फ्लड की स्थिति बनती है तो उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि किसी भी राहत कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सम्राट चौधरी से भी बातचीत की, उनसे कहा कि कोई भी अगर राहत की जो भी अगर सामग्री हो गई या कोई भी मदद होगा वो बिहार को देने का काम करेंगे। तो चाहे मुख्यमंत्री खुद हो या उसके बाद उनके अधिकारियों के द्वारा उनको निर्देशित किया जाता है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सभी टीम जो है लगी हुई है वाल्मीकि नगर से लेकर और जितने भी 8 जिले हैं सबको हाई अलर्ट पे रखा गया है। और कल बीते रात से ही जो है मुख्यमंत्री कई तरीके की बैठकें कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी उनके साथ मौजूद थे। उसको लेकर जो है पूरी तरीके से जो तैयारी है बिहार की वो पूरे अलर्ट पे है। और उन इलाकों में वाल्मीकि नगर हो या पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो या आपको मधुबनी हो या तमाम दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर, सभी जिलों पर अलर्ट रखा गया है। और जितने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके की अगर फ्लड की स्थिति बनती है तो तुरंत उस पर एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब उन्होंने वहां मुआयना किया, मुआयना करने के बाद पत्रकारों से बात करते कहा कि देखिए, सतर्क रहने की जरूरत है लेकिन अभी वैसे स्थिति नहीं बनी हुई है। लेकिन जरूर है कि जो बिहार सरकार के द्वारा जिस तरीके से दिखाई जा रही है कि सतर्क रहा गया और अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचते हैं, बाकायदा निरीक्षण करते हैं, तो इसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी तरीके से की गई है।
बिल्कुल तैयारियां पूरी की गई है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री भी खुद एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली से पूजा यादव भी कनेक्ट हो गई हैं हमारे साथ, उनके पास जाएंगे। लेकिन सागर शुक्ला सबसे पहले पश्चिम चंपारण से जो कनेक्टेड है। सागर, नेपाल में इस त्रासदी के बाद पश्चिम चंपारण हो या पूर्वी चंपारण, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन 24 घंटा से कंटिन्यू अलर्ट मोड में है। हम बता दें कि ये नदी का जो पानी में जलस्तर बढ़ोतरी को लेकर के काफी चिंताजनक स्थिति बनने वाली थी, जो हुआ नहीं। देर रात 11 बजे के करीब 1.5 लाख क्यूसेक जलस्तर बढ़ा, लेकिन 2 बजे सुबह से ही लगातार अभी तक पानी में कमी आई है। अभी फिलहाल 4 बजे तक का अप टू डेट दे 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो खतरे से काफी नीचे है। 2 से 2.5 लाख से अगर अधिक क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होता है तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर तमाम ऐसे जिले होते जिसे प्रभावित ये कर पाता। आज यहाँ हम जिस जगह पे मौजूद है, यहीं कुछ घंटा पहले बिहार सरकार सम्राट चौधरी खुद पहुंचे थे। उन्होंने गंडक बैराज का जायजा लिया और जायजा के दौरान उन्होंने सबको यह बात कही कि अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। चंपारण में अभी बाढ़ का कोई खतरा इसे नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल, पूजा भी कनेक्टेड है। पूजा, भारत ने सिर्फ चिंता जाहिर करने या संवेदना जताने तक खुद को सीमित नहीं रखा और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि हर संभव मदद दी जाएगी और 2 खेप वहां पर पहुंची है। वायुसेना के जरिए, जो विमानों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई है नेपाल। किस तरह की तैयारियां और किस तरह से भारत मदद कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले बाली शाह से बातचीत की और उसी बातचीत में भरोसा दिया था कि भारत आपके साथ है और उनकी तरफ से मदद मांगी गई थी कि जो स्थिति इस वक्त है नेपाल में, आपकी तरफ से जो भी मदद हो सकती है वो आपकी तरफ से जरूर किए जाए। अब HADR को लेकर हमने देखा कि तैयारियां भारत में की गई और उसके बाद में यहाँ पर जो भारतीय विमान है C-130J वो लेकर पहुंचता है राहत सामग्री को। और अभी जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि वो काठमांडू पहुंचा और उसके बाद उस राहत सामग्री को फिलहाल मोबिलाइज किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज है किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि देखिए राहत सामग्री के साथ साथ रेस्क्यू के लिए जो हमारी टीम्स हैं वो भी वहां पर अभी डिप्लॉय हैं ताकि लोगों को बाहर निकाला जाए। कई भारतीय नागरिक भी क्योंकि फंसे हुए हैं, तो ऐसे में उनको भी लगातार रेस्क्यू को लेकर या उनके परिवार तक जानकारी पहुंचाने को लेकर लगातार तैयारियां की गई और उसको लेकर पूरा कोऑपरेशन किया जा रहा है। इसके लिए एम्बेसी एक्टिव हुई, एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए और जो भारतीय परिवार है उनके साथ में लगातार जानकारी साझा की जा रही है, जो भी वहां से अपडेट आ रहा है। नेपाल में जो हुआ वो बेहद दर्दनाक है और ऐसी तस्वीरें जाहिर तौर पर हर किसी को झकझोर देने वाली है। भारत नेपाल के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं, दोनों पड़ोसी देश हैं और ऐसे में जब जब नेपाल के ऊपर मुसीबत आई है भारत हमेशा नेपाल के साथ में खड़ा रहा और अब जब मुश्किल घड़ी है तो एक बार फिर से भारत खड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने बातचीत करके पूरा भरोसा भी दिया कि आपको जो जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हुए हैं और अब ऐसे में वो देखने को भी मिल रहा है एक्शन में। हमने देखा कि जिस तरीके C-130J विमान जो है पूरा सामग्री को लेकर पहुंचता है, सामग्री पहुंच जाती है, फिर उसको मोबिलाइज किया जा रहा है। लोगों के रेस्क्यू के लिए हमारी टीम्स वहां पर लगातार हैं जो लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि जो तबाही वहां देखने को मिली है उसके बाद न जाने कितने ही लोग लापता हैं, क्योंकि देखिए लोगों की अगर बात करते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो लापता है। भारतीय नागरिकों की भी बात करते हैं तो आंकड़ा 170 क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे में मुश्किल की घड़ी है और भारत नेपाल के साथ बिल्कुल पूजा, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से पूरी जानकारी भी दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा बताया गया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो भारतीय लापता है उन्हें भी लेकर सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है। वरिष्ठ पत्रकार टेकनाथ नौपान्य हमारे साथ नेपाल से कनेक्टेड है। सर, आपके पास आते हुए जो तस्वीरें हैं जाहिर तौर पर वो डराने वाली है, उसे देखकर रूह कांप जाती है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर क्या हालात है, किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, क्या स्थिति? नमस्कार। सबसे पहले भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ जो भारत सरकार 2 खेप, एक 10 टन और 35 टन नेपाल के लिए राहत सामग्री, औषधियों, जरूरी सामान को यहाँ नेपाल में भेजा है। इसके लिए समस्त नेपालियों के तरफ से भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। और क्या है, जो नेपाल भारत का रिश्ता है वो सदा सदा अमर रहे। जो अभी क्या है, रसुआ और नुवाकोट धादिङ जिले में अभी तक बेपत्ता होने का 467 गिनती सरकारी आंकड़ा आया है, जिसमें 177 तो भारतीय लोग हैं, भारतीय टूरिस्ट जो वहाँ जो जा रहा था घूमने के लिए। तो
177 लोग हरा लिया है। अब क्या है, बिल्कुल, उसको यानी भी कि उसको अभी लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रोफेसर दिलनाथ दंगाल, वरिष्ठ पत्रकार, नेपाल से हमारे साथ कनेक्टेड है। सर, आपके पास आते हुए, ये जो जल प्रलय आया, सबसे पहले तो ये बात कही गई कि भूकंप के चलते, अब कहा जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने की वजह से इतनी बड़ी आपदा और ये जल प्रलय आया है। आखिर ये पूरा चेन ऑफ इवेंट क्या है, क्या कैसे क्या कुछ रहा, क्या जानकारी सर आपके पास? धन्यवाद रंजना जी। सबसे पहले तो ये हुई कि अभी तक नेपाल में ऐसा दुखदायी अवस्था अभी तक सृजना नहीं हुई। हमने जब इतना हो गए, आप बड़े हो गए, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जो भूकंप आया था वो दूसरा किस्म का था, ये दूसरा किस्म का है। लगभग यहाँ काठमांडू से 175 किलोमीटर दूरी जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस में ये इसका जो हिमताल है वो टूट गया था। उसके वजह से सूचना जो आदान प्रदान होना चाहिए था इजीली से, वो नहीं हो पाया। इसलिए और दूसरा क्या है कि वो जो बस्ती है, तो बस्ती वो नजीक में, नदी के साइड में थे बस्ती, अच्छा से रहा था। आज तक कभी वैसा नहीं था। जब वो 81 आ गया तब ये घटना हो गया। अभी तक 4 मिनट पहले मैंने सरकारी तथ्याङ्क ली थी। 332 चाहिँ वो जो वो लाश बन चुके हैं, वो लाश मिल गई है 332 के। लगभग मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पे हताहत हुए मेरे ख्याल से। यहाँ पे वो क्या है कि पुल जो है वो रोड 32 रोड वो चला गया है, ब्रिज। लगभग 40 से 42 किलोमीटर तक रोड वो भी चला गया। उसमें जो गोसाईकुण्ड जाने के लिए भारतीय पर्यटक, हमारा दोस्त भी था वहाँ पे, भारतीय पर्यटकों और नेपाली पर्यटकों वो भी चला गया। लेकिन ये नेपाल चाइना का ये जो व्यापार का यो नाका था, इसलिए भी यहाँ ज्यादा खतरा हो गई। लेकिन अभी नेपाली सेना, वो सशस्त्र प्रहरी और जनपद प्रहरी तीनों मिलके और नागरिकों मिलके ये उद्धार कार्य हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी हो रहा है। लेकिन ये ज्यादा नहीं। अभी पहले ये करना चाहिए कि पहले उसका रेस्क्यू करना चाहिए। दूसरा रेस्क्यू करके उसके निश्चित स्थान में रखना चाहिए। ठीक है। तेसरो उसको लिए खाना और खिलाना के लिए बचाना चाहिए। ये तीनों एक ही बात चल रहा है। मैं भी टेकराज सर के जैसा, जो भारत सरकार ने जब नेपाल में ऐसा होता है प्रकृति विपत्ति और दूसरा किस्म का विपत्ति, जब तक ये हेल्प पाता है नेपाल के लिए, ये इसके लिए हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में सिर्फ वो 10 गजा का डिफरेंसेस है, और लैंग्वेज का और ये जो हमारा जो रिश्ता का और संस्कृति का कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन इस समय जो भारत सरकार ने जो दिखाई, इसके लिए और आपके टेलीविजन के लिए भी हमें धन्यवाद देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।